प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक युवक की जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। आप इनकी जन्म की डिटेल से देख ही पा रहे हैं। 16 जनवरी 1976 का इनका जन्म है। रात में 8:15 का जन्म है और जन्म स्थान है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। अगर आप इसके आधार पर इनकी जन्म कुंडली का निर्माण करेंगे तो आप जन्म कुंडली बना करके देखेंगे तो कुंडली बनेगी सिंह लग्न की और राशि बनेगी इनकी मिथुन राशि। अब देखा जाए तो सिंह लग्न के स्वामी सूर्य और राशि के स्वामी बुध, दोनों के दोनों ग्रह इसे ज़्यादा शत्रुता में भी नहीं आते, लेकिन ऐसी विशेष मित्रता भी इन ग्रहों में नहीं आती। ऐसी अवस्था में अगर देखा जाए तो ये दोनों ग्रह जीवन में सफलता आदि दिलाने में प्रयास तो करेंगे, क्योंकि ये ग्रह शत्रु नहीं है। लेकिन लग्न है इनका अग्नि तत्व का, राशि है इनकी जल तत्व की। दोनों में सामंजस्य आ सकता है, क्योंकि अगर ये अपने लग्न को बलवान रखे, अपने आप को मजबूत रखे, तो जीवन में अवश्य से स्वयं के दम पर, स्वयं के बलबूते पर, स्वयं की मजबूती से सफलता अर्जित कर सकते हैं। क्योंकि लग्न अग्नि का है तो अग्नि को वायु बढ़ाने का काम करेंगी, लेकिन तब करेंगी जब आग जो है वो प्रबल हो, मजबूत हो। अगर कमजोर आग हुई तो एक हवा का झोंका उसे बुझा देगा। तो कहने का मतलब यही कि अपने लग्न, अपने व्यक्तित्व को मजबूत रखा जाए, दृढ़ता पूर्वक कोई काम किया जाए, पूरी तरह से मजबूती रख के कोई काम किया जाए, तो इनको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये बात जरूर है कि देखिए, यहाँ पर लग्न अग्नि तत्व का है और यहाँ पर वायु तत्व का प्रभाव भी है, तो ऐसे में मन में अधिक कल्पना, अधिक चिंता चलते रहना, ये बात देखने को मिलती है। यहाँ फिर चंद्रमा भी, ये बात है ना कि चंद्रमा भी यहाँ पर पुनर्वसु नक्षत्र में है। पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का है, इस लग्न में गुरु कारक है, तो जीवन में सफलता के लिए ये बात तो अच्छी हो गई। लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र में देखने को क्या मिला जीवन काल में कि व्यक्ति को मेहनत अधिक करना पड़ती है, सफलता उसकी कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है। फिर चंद्रमा जिसके नक्षत्र में है उसको देखिए, वो कहाँ है, तो वो भी कुंडली के अष्टम भाव में है। ऐसी अवस्था में ऐसा व्यक्ति कितना ही ज्ञानवान, कितना ही बुद्धिमान आदि क्यों ना हो, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं देखने को ये मिला कि अधिक प्रयास के बाद जाकर के भी सफलता की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है। यहाँ पर फिर आप जानते हैं कि पुनर्वसु नक्षत्र में चंद्रमा क्या बात बताता है कि चंद्रमा कहीं न कहीं इस नक्षत्र में आकर के हर चीज़ को ऐसा व्यक्ति कोशिश करता है कि पुनः स्थापित करे, पुनः गठित करे, पूरी मजबूती से कोई ना कोई काम करने का प्रयास करता है। लेकिन कई बार ये है कि मिथुन राशि क्योंकि वायु तत्व की होती है, तो इसमें पुनर्वसु नक्षत्र होने पर व्यक्ति के मन में कन्फ्यूजन, चिंता थोड़ी बढ़ जाती है शुभ ग्रह का नक्षत्र, लेकिन व्यक्ति के स्वभाव को तो अच्छा कर देता है, लेकिन जीवन में प्रभाव जो एक सफलता वाली जो स्थिति बननी चाहिए उसमें कुछ कमी कई बार रह जाती है। उसको भी खैर ठीक यहाँ पर किया जा सकता है, क्योंकि इस नक्षत्र में एक ही बात अच्छी है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर ज्ञान अच्छा होता है। तो ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक से सही दिशा एक बार ढूंढ ले तो फिर सफलता प्राप्त करने से इसे कोई नहीं रोक सकता। तो ये बात यहाँ पर जरूर अच्छी रहेगी। इसके पश्चात आप देखिए कि लग्न बनता है सिंह लग्न। सिंह लग्न के स्वामी सूर्य कहाँ बैठे हैं? कुंडली के छठे भाव में। आप जानते हैं कि लग्नेश का छठे भाव में बैठना व्यक्ति के जीवन में अवयोग का निर्माण करता है, और अवयोग का प्रभाव क्या होता है कि व्यक्ति को जीवन में जीविकोपार्जन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यानी सामान्य मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी कई बार संघर्ष बहुत बढ़ जाता है। और कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति ये बात तय है कि चलिए, मैंने आपको बताया कि सिंह लग्न में सूर्य और बुध की युति किसी भी भाव में क्यों ना हो, व्यक्ति धन अवश्य अर्जित कर लेगा। यहाँ छठे भाव में जो ठीक है, व्यक्ति धन तो अर्जित कर लेगा, लेकिन एक बात परेशानी वाली बात यही है कि जो संघर्ष है उसके लिए उतना करना पड़ेगा जितने में ऐसा व्यक्ति कोई बहुत बड़ी अवस्था तक पहुंच सकता है। ठीक है, लग्नेश छठे भाव में रोग, रिपु, ऋण सबसे रक्षा करने का काम करेंगे, लेकिन जीवन में संघर्ष में कमी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि लग्नेश त्रिक भाव में जाकर उन भाव को तो अच्छा कर देते हैं, लेकिन जीवन में स्वयं के प्रभाव को कम कर लेते हैं। यानी स्वयं जो व्यक्तित्व है व्यक्ति का, उसको कमजोर कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति कई बार फिर थोड़ा उलझन में रहे, दुविधा में रहे, हर कार्य में प्रयास करने के बाद भी सफलता न मिले तो कई बार हताश और निराश हो जाए, ये सब बातें बढ़ जाती है। हालांकि ये बात भी है ना यहाँ पर एक कमजोर वाली कि शनि का प्रभाव अगर आप देखेंगे, शनि की दशा दूसरे भाव पर, दूसरे भाव के स्वामी पर, सूर्य पर, लग्नेश पर बनी हुई है। तो इसके कारण क्या होता है, ये शनि कहीं न कहीं अन्य के सहयोग को कम कर देता है। और अन्य में सबसे पहली बात आती है कुटुंब के लोगों की, क्योंकि शनि की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है। तो ये बात तय है कि कुटुंब के जो लोग हैं इसे व्यक्ति को सहयोग नहीं देंगे या इसे व्यक्ति का अच्छा साथ नहीं देंगे। सूर्य पर शनि की दृष्टि झूठा लांछन, झूठा आरोप, बदनामी, अपमान अन्य लोगों के द्वारा किया जाए, इस तरह की स्थिति निर्मित करती है और अन्य के सहयोग में कमी करती है।
लेकिन ऐसे व्यक्ति का स्वभाव सदैव रहेगा दूसरों की सहायता करना। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि शनि भी दूसरे भाव 12वें भाव में है, साथ में गुरु भी यहाँ पर देखिए अपनी ही राशि में अष्टम भाव में है और केतु भी नवम भाव में है। इन तीनों ग्रहों की अवस्था तो यही दर्शाती है कि व्यक्ति अपने जीवन में अन्य की सहायता अवश्य करेगा, अन्य के लिए अच्छा करने का प्रयास अवश्य करेगा। शनि भी 12वें भाव में बैठकर खर्चे को बढ़ाते हैं। साथ में यहाँ पर एक बात ये भी है कि देखिए 12वें भाव के स्वामी चंद्रमा कुंडली के लाभ भाव में बैठे हैं। अब ये अवस्था कई बार क्या करती है कि ऐसा व्यक्ति कई बार थोड़ा भावुक होकर के दूसरों की सहायता के निमित्त कई बार खर्च कर देता है, कई बार दूसरों को पैसे दे देता है। लेकिन छठे भाव में भी शनि की राशि क्या बताती है कि ऐसे व्यक्ति जिसको पैसे देगा वो पैसे फंस जाएंगे या प्राप्त होने में परेशानी होगी, आधे डूब जाएंगे आधे प्राप्त होंगे, इस तरह की बातें कई बार मिल पाती है। तो यानी कहने का मतलब ये कि ये शनि का प्रभाव जो 12वें भाव में है, कितने ही कारक क्यों ना होते हो, जीवन में धन हेतु तो कमजोरी की स्थिति को बढ़ाएंगे। अब ऐसे में एक बात देखिए कि अष्टम भाव के गुरु धार्मिक बनाते हैं, धार्मिक कार्यों में लगाते हैं। व्यक्ति की रुचि धार्मिकता में, दूसरों के लिए अच्छा करना, परोपकार में, कुछ सिखाना, पढ़ाना, ज्ञान प्राप्त करते रहना, खोजते रहना, इन सब चीज़ों की आ जाएंगी। केतु भी नवम भाव के यही करते हैं। मैंने आपको बताया राहु केतु का ये प्रभाव अच्छा होता है। राहु की जहाँ तक बात है तो तीसरे भाव में बैठे राहु व्यक्ति को हर चीज़ गहराई तक खोजना, हर चीज़ जानना और कुछ न कुछ हर लोगों को अलग करके दिखा देना, इस तरह की प्रवृत्ति प्रदान करता है। हालांकि ये राहु एक स्थान पर बैठने नहीं देता। कई बार दशा आदि में तो ये बात फिर भी कम हो जाए, लेकिन ये देखने को मिला कि जीवन काल में राहु का तीसरे भाव में बैठना व्यक्ति को कोई ना कोई ऐसे काम से जोड़ने का काम करता है कि उसमें व्यक्ति को थोड़ी यात्रा करना पड़े, थोड़ा ट्रैवल करना पड़े, घूमना फिरना पड़े और अन्य लोगों से जुड़ना पड़े कैसे भी करके। तो ये बातें राहु बढ़ा देता है। हालांकि राजनीति में या सरकारी क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति की पकड़ अच्छी होती है, सरकारी क्षेत्र के लोगों से पकड़ अच्छी होती है, वहां पर ऐसा व्यक्ति अच्छी सफलता अर्जित कर सकता है। राजनीति के लिए भी राहु खराब नहीं होता। हालांकि ऐसे व्यक्ति का स्वभाव भी ऐसा कोई दूसरों को छलने का, लूटने का नहीं होता, ईमानदारी से काम करने का होता है। इसलिए कई बार राजनीति आदि में भी ऐसा व्यक्ति अपनी पकड़ मजबूत नहीं कर पाता। और फिर एक बात है कि केतु नवम भाव में बैठकर आप जानते हैं दूर दृष्टिकोण वाला बनाता है, क्योंकि दूर की सोच करके चलता है। कई बार ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो बोला जाए वो सच भी हो जाता है। और केतु का नवम भाव में होना न केवल व्यक्ति को जीवन काल में एक अच्छे काम करने वाला बनाता है, लेकिन ये भी देखने को मिला कि ऐसा व्यक्ति सदैव से ऐसा नहीं कि जो भी काम करेगा तो उसमें कोई स्वयं का स्वार्थ देख करके करेगा। सदैव से ऐसी कोशिश करता है कि जो भी काम किया जाए उससे ठीक है, स्वयं का जो भी अच्छा हो तो वो तो हो ही, लेकिन सभी के अन्य घर परिवार के लोग भी अच्छे, उससे खुश रहे, प्रसन्न रहे। अब यही बात है कि देखिए दूसरे भाव पर यहाँ शनि की दृष्टि होने से अन्य का सहयोग नहीं मिल रहा, कुटुंब के लोगों का, लेकिन ऐसा व्यक्ति उनके लिए बहुत करने का प्रयास करेगा, उनके लिए कुछ न कुछ कोशिश ही करेगा कि अच्छा कैसे किया जाए। तो ये बात तो इनके स्वभाव को तो अच्छा बता रही है, सारी ग्रहावस्था स्वभाव को अच्छा बता रही है, लेकिन जीवन में जो अन्य से मिलने वाली स्थिति है उसमें थोड़ी कमी कर रही है। फिर एक बात ये भी है ना कि खर्चीला स्वभाव इनका भी है या धन बचा पाने की स्थिति इस कुंडली में नहीं है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर देखिए कि 12वें भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में बैठे हैं। लाभ भाव में बैठे चंद्रमा ये दर्शाते हैं कि जीवन काल में धन का जो आगमन होगा वो एक जैसी मात्रा में नहीं होगा, कभी अच्छी मात्रा में कभी कम मात्रा में, यानी उतार चढ़ाव जीवन काल में बना रहेगा। साथ ही साथ आप देख पाएंगे कि ये 12वें भाव के स्वामी होकर के लाभ भाव में बैठे हैं, तो जीवन काल में खर्च भी आय की अपेक्षा खर्च की मात्रा भी बड़ी चढ़ी रहेगी, खर्च भी होता रहेगा। और यहाँ पर ये बात भी है ना कि शुक्र भी चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव में शुक्र का होना व्यक्ति जब भी खर्च करता है तो ये देखने को मिला कि अधिक मात्रा में खर्च करता है। धन बचाने का स्वभाव व्यक्ति का स्वयं का भी नहीं होता। अपने लग्जरी पर, अपने सुखों पर जब भी खर्च करता है तो अधिक मात्रा में ऐसा व्यक्ति कर देता है। ये बात कई बार देखने को मिली। हालांकि ब्रांडेड वस्तु, अच्छी महंगी वस्तु खरीदने का ऐसे व्यक्ति को शौक होता है, उसमें भी कई बार खर्च होता देखा गया। और आप देखें तो शुक्र और मंगल का आपस में परिवर्तन है। चतुर्थ भाव और दशम भाव के स्वामी का राशि परिवर्तन व्यक्ति को जन्म स्थान पर भी अपने कार्य को स्थापित करने पर सफलता दिलाता देखा गया। लेकिन मैं आपको बताते आया हूं कि जब भी लग्नेश के द्वारा अवयोग बनाया जाए, ऐसी अवस्था में ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि जन्म स्थान से दूर रहे। यहाँ तो इनकी कुंडली में एक से अधिक बातें ये बता रही है कि जन्म स्थान से दूर रहना चाहिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लग्न के स्वामी छठे भाव में है, ये बता रहे हैं। गुरु भी यहाँ अष्टम भाव में गुरु भी कहीं बाहर जाने पर व्यक्ति को सफलता दिलाते देखे गए हैं। राहु भी तीसरे भाव के यही करते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में तो जन्म होने पर यही देखने को मिला कि जन्म स्थान से दूर रहने पर ही सफलता अच्छी मिल पाती है। और 12वें भाव के स्वामी भी यहाँ पर लाभ भाव में है, तो बाहर रहेंगे तो अच्छी मात्रा में धन अर्जित कर पाएंगे। शनि 12वें भाव में है तो वो भी यही बता रहे हैं। यानी सभी प्रकार से देखा जाए कुंडली की अधिकतम स्थिति ये बता रही है कि व्यक्ति जन्म स्थान से दूर रह करके कोई कार्य करेगा तो
अपेक्षाकृत जो स्थिति है ज़्यादा अच्छी रहेंगी, तो वो बात यहाँ पर जरूर है। इसके पश्चात आप मंगल को देख ही पा रहे हैं, दशम भाव में दिग्बली, लग्न के सबसे कारक ग्रह मंगल का दशम भाव में बैठना, शुक्र मंगल का आमने सामने होना, चंद्रमा का लाभ भाव में होना, खाने से जुड़ी किसी वस्तु में अगर ये काम करेंगे या खाने से जुड़ी किसी वस्तु का काम करेंगे तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा इसलिए भी बोल रहा हूँ मैं क्योंकि देखिए इनकी कुंडली में अगर आप देखेंगे तो शुक्र यहाँ पर अवश्य बैठे हुए हैं, लेकिन अष्टक वर्ग को अगर आप देखें तो यहाँ 36 अंक यहाँ पर मिले हुए हैं। चतुर्थ भाव में 36 अंक का मिलना सुखों के लिए तो अच्छी स्थिति है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अगर मैंने आपको, जैसे आप पूर्व की वीडियो आपने देखी हो तो आप जानते हैं कि जब भी व्यक्ति के करियर का चुनाव करना है तो कुंडली के ग्रह योग तो बताते ही है, जैसे मंगल है, सूर्य है, तो ये अगर सरकारी क्षेत्र में होते तो कहने की बात ही नहीं थी, लेकिन स्वयं का व्यापार में तो यहाँ पर इनको क्या चाहिए कि ये खाने से जुड़ा काम करे, शुक्र मंगल की अवस्था से, चंद्रमा की स्थिति से। यही स्थिति नवमांश में भी थोड़ी रिपीट हुई है। मंगल यहाँ पर दूसरे भाव में चले गए, नीच राशि में जरूर, लेकिन चंद्रमा उच्च राशि में है, तो मंगल का नीच राशि में जाना उसके बल में कमी लाएगा, उसका रत्न पहनकर उसको बलवान किया जा सकता है, तो वो बात तो खैर आगे की है। लेकिन यहाँ पर खाने से जुड़ी वस्तु है। अब ऐसा नहीं कि व्यक्ति स्वयं के नाम पर काम कर ले उसको सफलता मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर अष्टक वर्ग में चतुर्थ भाव में अधिक अंक का आना ये दर्शाता है कि व्यक्ति को छठे भाव से जुड़ा काम करना है या छठे भाव से जुड़ा काम करना चाहिए जिससे अच्छी सफलता मिल सके। अब छठा भाव किस चीज़ को बताता है? छठा भाव नौकरी को बताता है, तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि नौकरी करे। अब यहाँ पर व्यापार के योग अच्छे है, अभी नौकरी कैसी ही बात आ रही है, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को क्या चाहिए कि व्यापार तो करे लेकिन स्वयं के नाम पर ना करे, घर परिवार में किसी और के नाम पर, जीवन साथी के नाम पर करना भी अच्छा रहेगा। शुक्र नवमांश में भाग्य भाव में गुरु के साथ में बैठा है, तो ये अच्छी अवस्था बता रहा है कि जीवन साथी के नाम पर कुछ करना, देवी के नाम पर, महिला स्त्री वर्ग के नाम पर कुछ काम करना ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। ऐसी अवस्था में ये स्वयं को वहाँ पर नौकर की तरह ही रखे, स्वयं नौकरी ही करे ऐसा समझे, और बाकी कार्य दूसरे के नाम पर चलता रहे, दूसरा उसमें अपना मुख्य उसमें सहभागिता निभाए, उसी का अकाउंट हो, उसी का सब नाम हो, स्वयं केवल एक कर्मचारी के रूप में ही उसमें लगे। इस तरह का अगर प्रभाव उत्पन्न कर लेते हैं तो निश्चित ही देखने को मिलेगा कि जीवन काल में ये जो इनके ग्रह अवस्था है इनको धन की स्थिति अच्छी बना करके देंगे। अब ये बात जरूर है कि लग्न छठे भाव में है तो संघर्ष बढ़ता है, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं बढ़ता, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक कारण और है। अगर आपने गौर किया हो तो लग्न के स्वामी छठे भाव में बैठे हैं, अवयोग। चंद्र कुंडली बना लीजिए, चलिए लग्नेश कमजोर है, चंद्र कुंडली से बल देखिए। चंद्र कुंडली के स्वामी बुध अष्टम भाव में है, चंद्र कुंडली से बात कर रहा हूं मैं, चंद्र कुंडली के स्वामी अष्टम भाव में है, यानी ये भी अवयोग चंद्र कुंडली में बना। इसके पश्चात आप देखिए नवमांश कुंडली, नवमांश में भी अगर आप देखेंगे तो लग्न के स्वामी बुध, ये भी 12वें भाव में, अवयोग यहां भी बना। कहने का मतलब ये कि देखिए कोई भी योग लग्न कुंडली बन जाए और चंद्र कुंडली मिल जाए तो उसका प्रभाव अधिक मिलता है। अब यही योग नवमांश में भी बन जाए तो आप समझिए 100% उसका प्रभाव मिलेगा, और इसका असर अब वो शुभ हुआ तो शुभ असर, अशुभ हुआ तो अशुभ असर व्यक्ति को जीवन काल में अधिक मिलेगा। तो यहाँ पर भी बस यही बात है कि अवयोग तीनों ही कुंडलियों में, यानी लग्न, चंद्र और नवमांश तीनों कुंडलियों में रिपीट हुआ है, जिसके कारण व्यक्ति को जीवन काल में संघर्ष की स्थिति का अधिक सामना करना पड़ता है। हर दिन एक नई चुनौती, नई परेशानी व्यक्ति के सामने आ जाती है। और कहीं ना कहीं फिर यहाँ पर कहने की बात यह भी है कि देखिए सूर्य पर भी शनि की दृष्टि, यानी व्यक्ति जिन पर विश्वास करे वही धोखा दे जाती है, तो ये स्थिति थोड़ी खराब होती है यहाँ पर, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी भी बुध बनते हैं, वो भी छठे भाव में शनि की दृष्टि में है। तो वही बात होती है कि जो जिनको जानते हैं, जो पहचान वाले हैं वही धोखा देने का काम करते हैं, तो ये थोड़ा सा कमजोर कई बार अधिक हो जाता है, व्यक्ति को समझ नहीं पड़ता किस पर विश्वास करे, और वही स्थिति मन में दुविधा, उलझन, चिंता इनको बढ़ाती है। फिर देखिए चंद्रमा पर राहु की दृष्टि है, चंद्रमा पर राहु की दृष्टि का पड़ना, ये आप जानते हैं कि मन में भ्रम, चिंता ये सब अधिक उत्पन्न करता ही है, लेकिन ये बात भी देखने को मिली कि इसका एक शुभ प्रभाव इतना होता है कि व्यक्ति को अपनी माता से कई बार सुख अच्छा मिलता है। चतुर्थ भाव अच्छा भी है, चतुर्थ भाव के स्वामी भी अच्छे ही है, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी माता से कई बार सपोर्ट, सहयोग अच्छा मिल जाता है। हालांकि लाभ भाव में बैठे चंद्रमा ये दर्शाते हैं कि माता का स्वास्थ्य अच्छा ना रहे, या कई बार मतलब उनके स्वास्थ्य में कोई ना कोई उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहे, ये सब बातें बढ़ जाती है, तो ये थोड़ा कमज़ोर है ही यहाँ पर मतलब। तो ऐसी अवस्था में इनके लिए कहा जाए तो कुंडली को देखने पर तो यही प्रतीत होता है कि यहाँ पर इनको अगर सफलता चाहिए तो खाने से जुड़ी वस्तुओं का काम करें। वर्तमान समय में आपको बताऊँ कि केतु की महादशा है, केतु को अगर आप देखें तो ये भाग्य भाव में अच्छे बैठे हुए हैं, मंगल की राशि में, मंगल केंद्र में, यानी केतु का प्रभाव तो यहाँ दशा के रूप में अच्छा आता है। केतु में आपको बता दूं शुक्र के नक्षत्र में है, भरणी नक्षत्र में, और मंगल और शुक्र आमने सामने है, जो राशि स्वामी है, तो ये अच्छी स्थिति है। स्वयं के काम में, व्यापार में, साझेदारी में
सफलताओं को दर्शाती है। हालांकि साझेदारी ना करे, स्वयं का ही काम करे, और साझेदारी करे तो घर के लोगों को जोड़े, घर के लोग यानी जीवन साथी को जोड़े, या अपने घर में माता को या अपनी संतान को जोड़े। तो ऐसी अवस्था कई बार क्या करती है कि जीवन में सफलता के लिए अच्छी रहती है। अन्य को जोड़ना परेशानी को दर्शाता है। तो यही बात का ध्यान रखकर अगर ये आगे बढ़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, मंगल दशम भाव में आप जानते हैं दिग्बली होते हैं, मजबूत होते हैं, अपना अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन यही मंगल नवमांश कुंडली में नीच राशि में आप देख पा रहे हैं। तो मंगल का नीच राशि में जाना नवमांश कुंडली में उसके बल में कमी ला रहा है। इसके कारण भी कई बार जीवन में सुख और भाग्य दोनों का साथ इतना अच्छा नहीं मिल पाता। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि मंगल को बलवान करे। मंगल को बलवान करने के लिए चाहे तो ऐसा व्यक्ति आराम से निसंकोच होकर के यहाँ पर इसका रत्न पहन सकता है। हालांकि देखिए, मंगल और शुक्र तात्कालिक मित्रता में नहीं लेकिन केवल परिवर्तन में है, फिर भी अगर चाहे तो रत्न पहना जा सकता है, कोई परेशानी की बात नहीं। हाँ, गुस्सा थोड़ा बढ़ सकता है क्योंकि मंगल दशम भाव में बैठकर लग्न को देखते हैं, तो लग्न को देखने से गुस्सा, क्रोध, चिड़चिड़ापन, जिद्दीपन ये बढ़ा देते हैं। और यहाँ पर फिर एक बात है ना कि देखिए, शनि की दृष्टि सूर्य पर है और नवम भाव पर भी है। यह अवस्था दर्शाती है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा गुस्से में कई बार जल्दी में कुछ न कुछ बोल दे, सीधे मुंह पर बोलने का स्वभाव कई बार बढ़ जाता है। सच ही बोलेगा लेकिन मुंह पर बोल देगा, जिसके कारण शत्रु बढ़ जाएंगे। और कई बार भाग्य भाव मजबूत हो, ज़्यादा उस पर पापक ग्रह का प्रभाव नहीं हो, तो यह देखने को मिला कि शत्रु आदि अपने आप ही दब जाते, कोई व्यक्ति को कोई काम करना नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर शनि की दृष्टि दोनों तरफ है, तो ये समझ करके चलिए कि शत्रु की संख्या अधिक रहेगी। सूर्य बचाएंगे लेकिन बढ़ाने का काम भी वो करेंगे। तो ये अवस्था भी थोड़ी कई बार क्या चिंता में डाल देती है। हालांकि फिर भी इनकी कुंडली में कहा जाए तो ग्रह अवस्था में इसी प्रकार मजबूती है कि ये बाहर रहे, स्वयं का ही काम करे, यानी खाने से जुड़ा काम करे, वो सबसे अच्छा रहेगा। और दूसरे नंबर पर यह कोशिश कर ली जाए कि ये स्वयं से अपने किसी और के नाम पर काम को चालू करे, वो अच्छा रहेगा। नौकरी आदि अगर मैं ये नौकरी आदि में होता तो फिर कोई चिंता की बात होती ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर आय स्थिर रूप में होती। दशम भाव के मंगल और सूर्य की यह अवस्था सरकारी नौकरी में सफलता दिलाती। ऐसा व्यक्ति ज्ञान शिक्षा से जुड़े क्षेत्रों में अच्छी सफलता अर्जित करता, लेकिन वो स्थिति नहीं बन पाई हो तो ऐसी अवस्था में व्यापार ही इनके लिए एक उचित माध्यम है, व्यापार ही इनके लिए सबसे अच्छा है, और वही करना इनको अच्छा परिणाम भी अधिक प्रदान करेगा। और बाकी ग्रहों के लिए जैसे यहाँ उपाय के रूप में बात की जाए तो देखिए, केतु अच्छा है, उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मंगल का प्रभाव अच्छा है, मैं बता चुका हूँ। और बलवान करने के लिए इसका रत्न भी पहना जा सकता है, मूंगा पहना जा सकता है। और बाकी यहाँ पर जैसे चंद्रमा थोड़ा कमजोर हुआ है, आय में अस्थिरता जो आती है उसको ठीक रखने के लिए कोशिश ये की जाए कि अपने चंद्रमा और सूर्य को अधिक बलवान रखा जाए। इन दो को बलवान रखने से कुंडली बहुत हद तक स्थिर हो जाएंगी। ऐसे में क्योंकि देखिए, लग्नेश सबसे प्रमुख ग्रह होते हैं, उसी का कमजोर होना कुंडली के सारे बल को कमजोर कर देता है। ऐसी अवस्था में इनको चाहिए कि प्रतिदिन सूर्य का मंत्र जाप करें, या फिर गायत्री मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप ये कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तुति प्रतिदिन करना चाहिए। सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य तो देना ही चाहिए। रविवार के दिन तो कोशिश करना चाहिए कि रविवार का ये व्रत करें, उसमें बिना नमक वाला भोजन करें, तो वो इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे सूर्य बलवान होंगे, और सूर्य के बलवान होने से जीवन में स्थिरता का प्रभाव तो बढ़ेगा ही, सफलता भी अवश्य से बढ़ती नजर आएंगी। यहाँ वैसे सूर्य वर्गोत्तम ही है, आप देख रहे हैं नवमांश में भी मकर राशि में ही है, लेकिन फिर भी जो षडबल अगर आप देखिए ग्रहों का सबसे कमजोर अगर कोई ग्रह है तो वो केवल और केवल सूर्य है। तो लग्नेश का सबसे कमजोर हो जाना ये कुंडली को बहुत कमजोर कर देता है। फिर योग आदि अन्य ग्रह अवस्था अच्छी भी हो तो उनका फल भी अच्छा नहीं मिल पाता। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि अपने सूर्य को बलवान करे, लग्नेश को बलवान करे, और उसके लिए जो भी उपाय हो सकते हैं वो सब करे, तो उससे अच्छा परिणाम मिलेगा। बाकी यहाँ पर फिर ये भी है ना कि सूर्य पर सूर्य पिता को बताते हैं, उस पर शनि की दृष्टि, नवम भाव पर शनि की दृष्टि पिता से भी तालमेल को कमजोर करते हैं, या कई बार पिता का भी इतना सहयोग, इतना अच्छा सुख या उनसे अच्छी स्थिति प्राप्त नहीं हो पाती, तो वो भी कई बार यहाँ कमजोरी वाला अधिक है। लेकिन फिर भी मैं कहूँ तो यहाँ पर चाहिए कि मैनेजमेंट पूर्वक काम करें, जल्दीबाजी में कोई काम ना करे, सोच विचार करके कोई काम करे। और शुक्र का चतुर्थ भाव में होना, ये सब ग्रहावस्था जो खर्चे को बता रही है, कोशिश करे अपने पैसों को ठोस रूप में करने की। शनि का और चंद्रमा का प्रभाव अगर आ जाता हो दूसरे भाव पर, तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि पैसों को ठोस रूप में करे, यानी सोना चांदी तो नहीं, सोना तो नहीं बिल्कुल भी। शनि गुरु देखिए यहाँ पर नवम भाव में है, नवमांश कुंडली में, तो ऐसे व्यक्ति को सोना नहीं खरीदना चाहिए, या पैसों को सोने में नहीं लगाना चाहिए। चांदी खरीदी जा सकती है, चांदी खरीदे या फिर जमीन आदि में अपने पैसे को लगाए तो बहुत अच्छा रहेगा, वो इनको सफलता देने का काम अवश्य करेगा। और साथ में यहाँ पर बात कर ली जाए तो जीवन काल में यहाँ पर हनुमान चालीसा का डेली 3 बार पाठ कीजिए। गले में चांदी की चेन पहनिए, चांदी में ही पैसों को लगाइए, जिससे पैसे सेव हो सके, जिससे जो खर्च आपका अनियमित बना रहता है या खर्च पैसे नहीं बच पाते, उससे वाली स्थिति से भी आपको निजात मिलेंगी। और
ये चंद्रमा को बलवान करने के लिए शिव जी पर दूध से अभिषेक किया करे। कई बार इत्र आदि से, गन्ने के रस से, गुड़ के रस से भी अभिषेक करना अच्छा रहता है, क्योंकि शनि का प्रभाव कई बार क्या करता है कि पैसे आदि कई बार फंसाता भी है, कर्ज को बढ़ाने का काम भी करता है। तो वो सब स्थिति से भी मुक्ति मिलेंगी और जीवन में स्थिरतापूर्वक आगे बढ़ पाएंगे। तो बस इन बातों का ध्यान रखकर अगर ये आगे बढ़ते हैं तो निश्चित ये कहा जा सकता है कि जीवन में अच्छा प्रभाव मिल जाएगा। ये गुरु भी देखिए अष्टम भाव में क्या है कि खराब नहीं होते, हालांकि पेट की समस्या देते हैं लेकिन खराब नहीं होते। कुंडली में खराब अगर कोई ग्रह हुआ है तो वो केवल मैं कहूँगा कि सूर्य और बुध की जो स्थिति है वही सबसे कमजोर है। यही बलवान हो तो फिर बाकी कोई चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए इनको ही बलवान करने पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाए। बाकी गुरु जैसे अष्टम भाव के आप जानते हैं कि पितरों की, देवों की कृपा को दर्शाते हैं और व्यक्ति को अच्छे कार्यों में लगा करके रखते हैं, धार्मिकता में जोड़ करके रखते हैं। तो ये बात अच्छी है। निश्चित ही अपनी राशि में होने से पैतृक संपत्ति आदि के योग को तो बनाते हैं, अगर पैतृक संपत्ति आदि हो तो वो भी मिल जाती है। हालांकि ध्यान नहीं रखना चाहिए कि दूसरे भाव का स्वामी छठे भाव में है, तो कई बार ये इस बात को बताता है कि व्यक्ति किसी न किसी कारण से पैतृक संपत्ति अगर मिलती भी है तो उसको खर्च कर देगा या उसका नुकसान कर देगा या वो कर्जे में चल जाए या मतलब व्यक्ति के हाथ से निकल जाए, ये सब बातें बढ़ जाती है। तो इसलिए उसका ध्यान रखना चाहिए और किसी प्रकार से कोई खराबी की स्थिति ना बने, उसका ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर कुंडली की बात कर ली जाए, वर्तमान में केतु की दशा, केतु यहाँ पर अच्छे हैं। देखिए जीवन में जो भी काम के लिए आप आगे बढ़ेंगे केतु आपको पीछे नहीं करने वाले हैं। केतु की दशा कुछ समय पूर्व ही प्रारंभ हुई है तो ये सफलता के लिए अच्छी है। अभी केतु में शुक्र इसी साल से चालू हुए हैं, ये सफलता अवश्य देने का काम करेगा। हालांकि केतु में शुक्र तो थोड़े से कमजोर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि केतु से शुक्र अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो केतु से शुक्र की अवस्था इतनी अच्छी नहीं। लेकिन हाँ, ये कोशिश की जाए कि कहीं ना कहीं थोड़ा हर चीज़ को थोड़ा मतलब सोच विचार करके, प्लानिंग करके काम किया जाए तो केतु में शुक्र का समय अच्छा रहेगा। कोई भी नया काम करने के लिए, व्यापार आदि प्रारंभ करने के लिए केतु का समय अच्छा है, ये परिणाम अच्छा अवश्य प्रदान करेगा। और यहाँ पर ये समझिए फिर आगे तो केतु के बाद शुक्र ही आएंगे, तो शुक्र चतुर्थ भाव में दिग्बली होते हैं, कारक होते हैं, बलवान अवस्था में बैठे हैं, मंगल से परिवर्तन, मंगल से दृष्ट, जीवन में ये सुख संसाधन देने का काम अवश्य करेंगे, स्थिरता देने का काम करेंगे। इसीलिए अभी चाहिए व्यक्ति को कि जो संघर्षशील योग बना हुआ है उसको ठीक रखने के लिए सूर्य बुध को बलवान करे और उसी के लिए उपाय करे और बाकी जो स्थिति है उनको अच्छा रखने के लिए जो चीज़ें बताइए उस पर ध्यान दे। सूर्य को जितना अधिक बलवान कर सके वही कर लेंगे तो अन्य कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी कुछ करने की और अच्छा परिणाम अवश्य मिल जाएगा। बुध के लिए गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, गणेश जी की पूजा का अधिक से अधिक कर सकते हैं। ये सब अवस्था भी व्यक्ति को अच्छा सुख देने का काम अवश्य करेंगी। रत्न के रूप में मंगल का रत्न, अन्य कोई रत्न की आवश्यकता भी नहीं है और उससे मंगल बलवान होंगे तो वो भी केतु के प्रभाव को अच्छा करेंगे। क्योंकि केतु को अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ भी मंगल की राशि में है और नवमांश में भी मंगल की राशि में है, तो ये भी अच्छा होता है वैसे। लेकिन नवमांश में क्या है, मंगल नीच राशि में हो गए हैं ना, तो उसका प्रभाव थोड़ा कमजोर हो रहा है। उसी को बलवान कीजिए, आप देखेंगे कि जीवन काल में अच्छी सफलता अवश्य से अर्जित हो ही जाएंगी और आप एक स्थिरतापूर्वक जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार इनकी जन्म कुंडली की जो जानकारी थी वो मैंने आपको प्रदान की है। अगर आप भी इनकी जन्म कुंडली के विषय में कुछ कहना चाहते हैं, कुछ विशेष रोचक चीज़ जो मुझसे छूट गई हो, आप बिल्कुल वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। इन्हें जीवन में क्या करना चाहिए, जो संघर्ष का योग बना हुआ उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, ये भी आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।